नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और प्रोग्राम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया बदल रही है क्योंकि कोविड 19 अब तो 2020 है, लेकिन कोविड की शुरुआत हुई थी 2019 दिसंबर से चीन के वुहान शहर से। और उसके बाद इस पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, बदलने जा भी रहा है। आप और हम भी बदल रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होने वाली हैं जो हमारे लिए चुनौती भी बनेंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे लिए एक ताकत भी बनेंगी, स्ट्रेंथ भी बनेंगी। लेकिन लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि संकट की एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम उसको लंबे समय तक झेलते हैं तो हम उसको लेकर एक इम्यूनिटी पावर भी डेवलप कर लेते हैं अपने भीतर, और इसकी वजह से एक लापरवाही का भाव भी आ जाता है। जैसे कोई ग्रामीण जहाँ किसी जंगल के आसपास का कोई गांव है, वहाँ कोई शेर है, तो वो पहले उसकी दहाड़ सुनकर डरता है, लेकिन जब उसको लगता है कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है तो वो बेपरवाह भी हो जाता है। कहता है कि मोए तो रोज़ सुनाई देती है दहाड़। लेकिन किसी दिन जब शेर से सामना हो जाता है तो फिर मुसीबत हो जाती है। तो सावधानी क्या, वही मास्क, वही तमाम चीज़ें। लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, तो दो महत्वपूर्ण बातों से करेंगे। दुनिया के जो नामचीन एक्सपर्ट्स हैं, जो भविष्य में झांकने की ताकत रखते हैं, उन्होंने कोविड 19 के बाद यानी कोरोना काल के बाद दुनिया कितनी बदलने जा रही है, इस पर जो उनके विचार हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। और इस समय सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि हम सब खूब हाथ धुल रहे हैं। पानी और हाथ और गर्मी का मौसम है, पानी का संकट है, तो कितना पानी का उपयोग हम कर रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे, और पानी हमें बचाना भी है। और इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी जो बदलती हुई कोरोना के बाद की दुनिया की तरफ इशारा करेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दुनिया के बड़े विचारकों, अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों के नज़रिए से। आइए शुरुआत करते हैं। कोरोना के बाद दुनिया में क्या बदलेगा, हर जगह यही चर्चा है। लेकिन सवाल का सबसे सटीक जवाब कौन दे सकता है? जाहिर है वो विशेषज्ञ ही हो सकते हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। और निसंदेह जैसे एक ज्योतिषी भविष्य की घटनाओं की तरफ इशारा करता है, ऐसे ही एक विशेषज्ञ अपने अध्ययन से, अनुसंधान से भविष्य की तरफ हमें बताता है। और बदली हुई परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद ही ऐसा करना संभव होता है। तो आज हम इस कार्यक्रम में दुनिया के कुछ ऐसे ही जाने माने विचारकों के मत, उनके व्यूज, उनकी सोच आपके सामने रखने वाले हैं, जो आपको कोरोना के बाद की दुनिया के सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कल्चरल लिहाज से कितनी दुनिया बदलेगी, इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लोमो बेन एमी की। ये हजरत इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री हैं और टोलेडो इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस के उपाध्यक्ष हैं। जाहिर तौर पर बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। और श्लोमो बेन एमी ने स्कॉर्स ऑफ वॉर और वुड ऑफ पीस, द इजराइल अरब ट्रेजेडी नाम की दो किताबें भी लिखी हैं। और दुनिया में इनकी ख्याति एक विचारक और एक ऐसे विचारक के तौर पर होती है जो भविष्य में झांक कर ये बताने में सक्षम है, कामयाब है कि क्या होगा आगे जाकर अगर कोई बड़ी चुनौती दुनिया के सामने है। तो श्लोमो साहब का मानना है कि महामारियां जो भी होती हैं वो मानव सभ्यता में अनिवार्य रूप से हमेशा मौजूद रहती हैं। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे कि हर त्रासदी और महामारी के बाद पुरानी मान्यताएं, जो सोच चली आ रही है, वो टूट जाती है और नई चीजें सामने आती हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था शिफ्ट हो जाती है यानी बदल जाती है। श्लोमो का कहना है, महामारी आने पर सरकारें अक्सर हालात संभलने में ठीक से कामयाब नहीं होती हैं। ऐसा पहले की महामारियों में भी देखा गया है और कोरोना वायरस की इस महामारी में भी ये स्थिति नजर आई है। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री का मानना है कि नेताओं में दूरदर्शिता न होने के कारण
महामारी आने के बाद लोगों के पास बचने के लिए जो विकल्प होते हैं उसको लेकर चुनौतियां पैदा होती हैं। मजबूरी में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है और इसे उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। वैक्सीन की गैर मौजूदगी में तरह तरह की अफवाहें भी फैलती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी तरह तरह के इलाजों की कल्पना कर रहे हैं। श्लोमो का यह भी कहना है कि ये पैटर्न हर महामारी के समय पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखने को मिलता है। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री ये भी याद दिलाते हैं कि कोरोना वायरस से जो अभी आर्थिक संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है वो पहले की महामारियों में भी मौजूद था। यानी दुनिया इस तरह के हालातों से इसके पहले, चाहे आप बात करें स्पेनिश फ्लू की जो 18वीं सदी में चुनौती बना, या 14वीं शताब्दी का ब्यूबोनिक प्लेग हो, या उसके पहले ब्लैक डेथ की हम बात करें, तो इतिहास का सबसे भयानक आर्थिक संकट महामारियों के दौरान ही खड़ा होता है। 541 और 542 ईस्वी में आया था जस्टिनियन प्लेग, जो रुक रुक कर 2 सदियों तक आतंक फैलाता रहा और इसने भी वेजेंटाइन साम्राज्य को, एक तरह से जो समय का एक डायनेस्टी थी वेजेंटाइन साम्राज्य जिसका शासन था उस समय, उसको आर्थिक रूप से लगभग तबाह कर दिया था। श्लोमो का कहना है कि महामारी से न केवल अर्थव्यवस्था तबाह होती है बल्कि समाज में जो विषमता है, डिस्पैरिटी है, उसकी जो खाई है ये और गहरी हो जाती है। और रोग भले ही अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता है, लेकिन गरीब जिन हालत में रह रहे होते हैं उस वजह से वो ज्यादा आसान शिकार बनते हैं और जो बच जाते हैं उनका जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। श्लोमो का यह भी मानना है कि महामारी के समय साजिश की बातों का फैलना भी एक तय पैटर्न है। जब एंटोनियन प्लेग आया तो रोम के शासक ने इसके लिए एक जाति विशेष को जिम्मेदार ठहराया और यह भी कहा गया कि ईसाइयों के कारण ऐसा हुआ है। यूरोप में 14वीं शताब्दी में जब ब्लैक डेथ महामारी आई तो इसका दोष यहूदियों पर मढ़ा गया और आज जब कोरोना वायरस की महामारी में पूरी दुनिया है तो कई तरह की साजिशों की कहानियां चल रही हैं और इनके केंद्र में चीन है, 5G तकनीक है, अमेरिकी सेना है और यहूदियों तक को जिम्मेदार बताया जा रहा है। महामारियों के जाने के बाद कितने बदलाव आते हैं, इसके बारे में भी श्लोमो कई दिलचस्प मिसालें देते हैं। उनका कहना है कि एंटोनाइन और जस्टिनियन प्लेग फैलने के बाद पूरे यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। वहीं ब्लैक डेथ महामारी के बाद लोगों की रुचि धर्म में कम हुई थी और वे दुनिया को मानवता के नजरिए से ज्यादा देखने लगे थे। ये तब्दीलियां यूरोप में आगे चलकर रेनेसा, जिसको आप और हम पुनर्जागरण कहते हैं, जिसमें ढेर सारे बुद्धिजीवी, कई बेहतरीन साहित्य से जुड़ी किताबें और कई बेहतरीन मूवमेंट्स सांस्कृतिक हमको देखने को मिले, उसका कारण भी बना। स्पेनिश फ्लू के बाद बड़े पैमाने पर मजदूर आंदोलन भी शुरू हुए और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। भारत में भी जो महामारी थी, चाहे हम स्पेनिश फ्लू की बात करें, उसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और इसके बाद भारत की जंगे आजादी का जो मूवमेंट था वो काफी तेज हुआ। श्लोमो बेन एमी आगाह भी करते हैं कि 2 विश्व युद्धों से ये बात साबित हो गई है कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के साथ दुनिया में शांति और स्थिरता नहीं रह सकती है। इस महामारी ने संकेत दे दिए हैं कि नेशन स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच एक संतुलन की जरूरत है। आप और हम जानते हैं कि ये खबर शनिवार की ही है कि अमेरिका ने WHO को गुड बाय कह दिया है। यानी ये बात बहुत साफ है कि इस तरह के कई मंजर आगे हम देख सकते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन चुनौतियों से जूझेंगी और जिंदगी अब यकीनी तौर पर बदलने वाली है। मेरे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है और आपके, हमारे, हम सब के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और हम सबको उनसे एक बड़ा अटैचमेंट भी है, होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे लिए न सिर्फ ये बातचीत करने का माध्यम है बल्कि हमारे लिए ये सूचनाओं के आदान प्रदान और उसको पढ़ने के, समझने के स्रोत भी हैं।
लेकिन अगर यही मोबाइल मेरे बारे में सारी सूचनाएं किसी सर्वर तक पहुंचाना शुरू कर दे कि मैं कब खुश था, मैं कब दुखी था, मैं कब परेशान हुआ, मैं कब ज़ोर से बोला, मैं कब धीरे बोला, तो आप कहेंगे ये तो निजता का हनन है। लेकिन ये सवाल पूरी दुनिया में बार बार उठ रहा है कि आखिर ये स्मार्टफोन जो बहुत स्मार्ट है, ये बहुत स्मार्ट तरीके से हमसे जुड़ी सूचनाओं को भी वहाँ पहुँचा रहा है जहाँ इसका अध्ययन करके बहुत दिलचस्प तरीके से कुछ संगठन, कुछ लोग एक बड़ी आबादी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये मानना है, जैसा हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले, कि इजरायली चिंतक हैं जो दुनिया के नामचीन शिक्षक और विचारक माने जाते हैं, युवाल नोआ हरारी इनका नाम है। और इनका ये कहना है कि कोरोना काल के बाद आपको ऐसे ब्रेसलेट्स पहनाए जा सकते हैं बायोमेट्रिक, जो आपके तापमान के बारे में जानकारी देते रहेंगे कि आपका टेम्परेचर कब बढ़ा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो तुरंत ब्लिंक, जैसा कि आरोग्य सेतु को लेकर हम कहते हैं कि वो वार्न करता है, हमें बताता है कि कहीं कोई संकट तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो हमारे करीब नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस तरह का कोई ब्रेसलेट हमारे हाथ में पहना दिया गया तो वो हमसे जुड़ी ढेर सारी जानकारियों को लगातार पहुंचाता रहेगा उन जगहों पर जहां कोई संगठन, कुछ लोग ये अध्ययन कर सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। ये इसको लेकर युवाल नोआ हरारी बहुत चिंता भी जताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से भी कोरोना का ये संकट खासा अहम माना जा रहा है। स्टीफन एम वॉल्ट, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हैं और स्टीफन एम वोल्ट का मानना है कि इस महामारी से सरकारें और मजबूत होंगी और पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद को, पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकारें इससे निपटने के लिए आपातकाल के नियमों को लागू करेंगी और महामारी खत्म होने के बाद भी इन कानूनों का इस्तेमाल हो सकता है। वॉल्ट एक और भविष्यवाणी करते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया में बड़ी तब्दीली ये आएगी कि पश्चिम की ताकत पूर्व में शिफ्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये चीजें एक बड़ा शिफ्ट हम ये देखेंगे? क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है कोरोना के बाद पूरी दुनिया में कि अमेरिका सुपर पावर, एक कैसी सुपर शक्ति है जो कोरोना से निपटने में उतनी ताकत के साथ कामयाब होती नजर नहीं आई। ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि कोरोना का संकट है ही ऐसा कि इससे निपटना कोई आसान बात नहीं है। अमेरिका जरूर चुनौतीपूर्ण स्थितियों से जूझता रहा, लेकिन दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने इस महामारी का सामना बेहतरीन तरीके से किया है। चीन ने भी शुरुआती गलतियों के बाद खुद को संभाल लिया। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका इस महामारी के सामने लाचार दिख रहे हैं। ऐसे में महामारी के बाद दुनिया का नेतृत्व पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? और पूरब का यह देश कौन होगा? वोल्ट कहते हैं कि वेस्टर्न ब्रांड बुरी तरह से प्रभावित होगा। इस महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम देख ही चुके हैं कि अमेरिका WHO से हट चुका है और कुल मिलाकर कोविड-19 के बाद की दुनिया कम खुली, कम संपन्न और कम आज़ादी वाली होगी। तो ये कहना है स्टीफन साहब का, जो नामचीन विश्लेषक हैं और तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी बात कहते हैं। तो आपने देखा कि तमाम चीज़ें जो हम आपको बताते रहे वो आपके सामने हैं। सरकार महामारी से निपटने के लिए आपातकाल जैसे हालात लागू करेगी और इसका सामना दुनिया को एक अलग तरीके से करना पड़ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं उस अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे किया था। पहले एक चौपाई बड़ी दिलचस्प है और भारतीय सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति से करती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा
कितनी सुंदर बात कही गई है चंद शब्दों के माध्यम से। पंचतत्व का बना शरीर, और इस चौपाई का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये बताता है कि हमारा ये जो शरीर है ये अग्नि, हवा, जल, धरती और आसमान से मिलकर बना है। इसीलिए हम इसे पंचभूत या पंचतत्व भी कहते हैं। जल यानी पानी, और इसी से इसका महत्व समझ में आता है कि धरती पर जल है तो जीवन है, और कल भी तभी है, यानी आने वाला कल। जल नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब जल वाकई में जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन कोरोना काल में, कोरोना के इस पीरियड में हम सब ने ये सीखा है कि ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप सैनिटाइज हाथ करते रहिए, लेकिन वो मुफीद उतना नहीं है जितना कि आप साबुन से हाथ धुलिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए WHO ने जो मापदंड तय किए हैं उसके मुताबिक कम से कम दिन में 6 से 10 बार 20 सेकंड तक हाथ धोना कोरोना से बचाव के सभी तरीकों में सबसे इफेक्टिव, कारगर तरीका है। और हाथ धोना ही वो तरीका है जनाब जो आपको हमको कोरोना से काफ़ी हद तक बचा सकता है। हाथ धोने के लिए ज़रूरत है पानी की, न केवल हाथ धोने के लिए बल्कि सब्जी, फल, दूध, कोई भी चीज़ घर में आती है तो तुरंत ये आवाज़ें आने लगती हैं, लाओ रे पानी लाओ। पानी में कोई खाने का सोडा डालता है, कोई नींबू का रस डालता है, तो कोई क्लोरीन ब्लीच करने की कोशिश करता है। और इसीलिए कपड़े धोने का स्तर भी बढ़ गया। एक दिन में ही कपड़े हम सब धुल रहे हैं, तो इसकी वजह से पानी की खपत बहुत बढ़ गई। आइए आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। एक व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति को हाथ धोने के लिए 1.5 से 2 लीटर पानी की जरूरत होती है। यदि दिन में 10 बार वो हाथ धोएगा तो इसका मतलब है कि 20 लीटर पानी प्रति व्यक्ति, यानी हम हाथ धोने में करीब करीब 20 लीटर पानी का उपयोग इन दिनों कर रहे हैं। पानी की खपत काफी बढ़ गई है। घर में 4 सदस्य हैं तो 80 लीटर पानी रोज केवल हाथ धोने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नहाने, कपड़े धोने के रोजमर्रा के कामों को भी अगर हम इसमें जोड़ लें तो एक परिवार को करीब 200 लीटर पानी की जरूरत पड़ रही है सर, इस तेज गर्मी में जब पानी संकट है। और हम ये भी जानते हैं कि खुद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट है। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि पानी नहीं है तो फिर कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। अगर 200 लीटर पानी कम पड़ रहा है, अभी तो स्थिति ये है कि ये पानी भी हमारी ज़रूरत की पूर्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि हाथ धोने में ही पानी की खपत सबसे ज़्यादा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोविड-19 से चलने वाली इस लंबी लड़ाई के लिए क्या पानी के मोर्चे पर हम पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही हमें इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना है कि कैसे हम पानी को लेकर किस तरह से उसके संरक्षण की तरफ भी बढ़ें, और जो भी पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई दूसरा इस्तेमाल भी कैसे हो जाए। तो ये तो बात हुई पानी की। और अब लॉकडाउन की वजह से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। जो लोग कल तक चाय का कप धोने के लिए भी कहीं ना कहीं किसी अपने मेड सर्वेंट के ऊपर, काम वाली बाई के ऊपर निर्भर रहते थे, वो आज झाड़ू पोंछा लगाने से लेकर खाना तक बना रहे हैं। झाड़ू पोछे तक तो मैं खुद भी गया हूं सर। भोजन बनाने में ज़रूर कठिनाई है, लेकिन झाड़ू पोंछा और डस्टिंग वस्टिंग करने का काम तो मैं भी कर रहा हूं, और आपको भी करना चाहिए, और कर ही रहे होंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोरोना वायरस ने लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है। अब सवाल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद की जिंदगी का है। आइए समझते हैं कि कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी कैसी होगी। शॉपिंग में कटौती डेफिनेटली होगी सर, क्योंकि मंदी है, आर्थिक संकट है। अब हम मॉल जाएंगे तो जरूर, लेकिन विंडो शॉपिंग करेंगे। बहुत अच्छा है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि महंगा भी है और जरूरत भी नहीं है। कोरोना महामारी ने यह बात साबित कर दी है कि इंसान फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करता है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में लोगों के खर्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोरोना ने अनावश्यक खरीदारी पर लगाम जरूर लगा दी है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो पिछले 2 महीनों में शायद ही किसी ने नए कपड़े खरीदे होंगे। बिल्कुल सही सही बताइएगा सर, बिल्कुल नहीं खरीदे होंगे आपने। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में हमारा महीने का खर्च बढ़ जाता है। लेकिन लॉकडाउन में इस पर लगाम लगी है, तो थोड़ा ये आप अपनी जेब पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे
कि कुछ खर्चे, जैसे इन गर्मियों में बहुत सारे लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते थे, ठंडी जगह, और वहाँ जाते थे तो जेब तो ढीली होनी है सर, लेकिन इस बार हिले कुछ भी नहीं है सर। साफ सफाई बढ़ गई है। कोरोना महामारी फैलने के बाद हमें साफ सफाई की अहमियत और अधिक समझ में आई है। रेलवे ओवरब्रिज की सीढ़ियों के हैंडल पर हाथ रखकर चलना, अरे 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 करंट लग गया, कहाँ छू लिया, फुर फुर मारो इधर उधर, क्या सैनिटाइज करो हाथ या हाथ धुलो। बालकनी की रेलिंग को छूना, लिफ्ट में एक कोने में जाकर टेक लेना, अब तो लिफ्ट में ऐसे खड़े होते हैं, हाँ चलिए ना, चलिए चलिए ठीक है बढ़िया है। नाखून चबाना तो मैंने देखा ही नहीं साहब, नाखून चबाते हुए किसी को। और नाक की तरफ उंगली जाना, जो बड़ा ही आपत्तिजनक माना जाता है, वो भी हमने नहीं देखा सर, अब तो लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। और बैचलर्स को लेकर कहा जाता है कि वो साफ सफाई को लेकर बड़े इग्नोरेंट रहते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली और उसमें भी एक बेहतरीन कट आ गया कि चलो साहब आजकल तो फैशन है। लेकिन कोरोना की महामारी ने उन्हें भी पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि कोरोना के दबाव में सफाई का एक बड़ा अभियान न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में शुरू हो गया। तो आपने देखा कि कोरोना के बाद दुनिया कितनी बदलेगी, बदल रही है, इसकी एक झलक इस अपनी खास पेशकश के जरिए हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। और आगे भी जिंदगी का ये जो टर्निंग पॉइंट है, अपनी इस खास पेशकश में हम और दिलचस्प चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और हमारी इस खास पेशकश को अगले शनिवार को इसी वक्त इसी समय मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम कई दिलचस्प चीज़ों के साथ आपसे रूबरू होंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।